Everyone, this is Dr. Supriya Sonalika. Very good morning to all of you. पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जो है यूजी और पीजी दोनों के कोर्स में इसको इंक्लूड किया गया है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का जो पेपर है, एंशियंट एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या एंशियंट एंड मेडाइवल पॉलिटिकल थॉट, अगर यूजी में हम बात करें तो सेमेस्टर 3 में पेपर 7 में पेपर 7 में सॉरी एंड पीजी में सेमेस्टर जो 1 है उसमें पेपर 3 के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है। और आज हम लोग चर्चा करेंगे एरिस्टोटल की, अरस्तु की। इसके पूर्व के क्लासेस में मैंने अरस्तु के लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री, उसकी रचनाएं, उसकी शैलियाँ, पद्धति, उसके महत्वपूर्ण सिद्धांत जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन, रेवोल्यूशन, स्टेट के बारे में, स्लेवरी के बारे में, इन सभी टॉपिक पर जो इन दोनों कोर्सों में यूजी एंड पीजी दोनों के कोर्सेज में इंक्लूड है, उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस पहले बना चुकी हूँ, तो आप उसको वहाँ से देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको डाल दूँगी, उसके लिंक को, ताकि आप आसानी से उसको खोज सकें। और आज जो है हम लोग उसी अरस्तु के ही टॉपिक से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कि क्यों अरस्तु को वैज्ञानिक कहा जाता है, प्रथम वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे, उन मुद्दों को, उन पॉइंट्स को देखेंगे जिसकी वजह से अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है, या राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। विद्वानों के द्वारा उसको ऐसा कहा गया है। तो मैक्सी एक विचारक हैं जिन्होंने अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक विचारक कहा था। और डनिंग ने भी कहा था कि पश्चिम जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तु से ही प्रारंभ होती है और उसकी महानतम कृति पॉलिटिक्स को राजनीति विज्ञान माना जाता है। और अरस्तु जो है से प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, से पूर्व भी उस पर विचार किया था प्लेटो ने, किंतु उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पनावादी था, आदर्शवादी था। प्लेटो का जो था वो काल्पनिक वे में उसने उसको डिफाइन किया। और प्लेटो की पद्धति जो थी वो निगनात्मक थी, डिडक्टिव मेथड्स का यूज़ किया था उसने। और वह केवल इस बात पर विचार करता था कि आदर्श राजा कैसा होना चाहिए। यथार्थ राजनीतिक स्थिति से मतलब नहीं था और उसकी दृष्टि में स्थूल रूप में दिखाई देने वाला वास्तविक जगत मिथ्या है और विचारों का काल्पनिक जगत ही वास्तविक जगत है। ऐसी स्थिति में प्लेटो को हम अधिक से अधिक कवि, कलाकार या दार्शनिक कह सकते हैं, विषय पर क्रमबद्ध रूप से विचार करने वाला वैज्ञानिक नहीं। और इसके अतिरिक्त प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का भी दर्जा भी प्राप्त नहीं दिया गया। उसने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र को सेम ही समझा था और इस तरह से भी जो है, इसके वजह से भी नहीं उसको कहा जा सकता है। बट एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विज्ञान की गरिमा प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा किया गया। और उसने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में भी अंतर किया और उसने राजनीति शास्त्र को उच्च कोटि का शास्त्र माना, क्योंकि यह राज्य जैसी है। और अरस्तु जो हम वैज्ञानिक कहते हैं या प्रथम वैज्ञानिक कहते हैं, वो क्यों कहते हैं, उसके बहुत सारे आधार हैं, जिसमें सबसे पहला जो आधार है कि उसने जो है अगमनात्मक विधि का अनुसरण किया था। हमने अपने पिछले क्लासेस में बताया था, जब हम लोग पद्धतियाँ के बारे में पढ़ रहे थे, उसकी शैलियों के बारे में पढ़ रहे थे, मेथड्स के बारे में, कि ये आगमनात्मक पद्धति क्या है।
जिसको इंडक्टिव मेथड्स कहते हैं, जिसमें विशेष की ओर से आकर एक सामान्य जो सिद्धांत है वो बनाए जाते हैं। और अधिकतर विद्वान ने अरस्तु को राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में अगमनात्मक विधि के प्रणेता के रूप में स्वीकार किया है। और इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें विचारक जो कुछ देखता है या जिन ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करता है उसका निष्पक्ष रूप से बिना किसी पूर्व धारणा के अध्ययन करता है और इस अध्ययन के फलस्वरूप कुछ निष्कर्ष निकालता है और उससे वैज्ञानिकता की जो है पुष्टि होती है। और इस दृष्टि से अरस्तु ने अपने समय के प्रचलित लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया और उस अध्ययन के संदर्भ में निकाले गए निष्कर्षों के आधार पर ही उसने राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो इसमें जो है अगर अगमनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाला वो पहला विचारक था और इसलिए भी उसको राजनीति विज्ञान का जनक या पिता या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। दूसरा जो कारण है वो है कि राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग करना। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र का एक अंग माना था। उसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र में ही समाहित कर दिया था, जिससे कि राजनीति शास्त्र का अपना स्वतंत्र और पृथक स्थान नहीं रहा था। इसके विपरीत अरस्तु वह प्रथम विचारक है जिसने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से पृथक किया और उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में डेवलप किया और उसने नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर बताया है और उसके अनुसार नीति शास्त्र का संबंध उद्देश्यों से है, एंड्स से है, जबकि राजनीति शास्त्र का संबंध उन साधनों से है, मीन्स से है, जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। तो ये बेसिक था। जो तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से अरस्तु को हम प्रथम वैज्ञानिक कहते हैं वो है कि यथार्थवादी विचारक, रियलिटी मतलब यथार्थ की चीज़ों में इनका विश्वास था। तो अरस्तु प्रथम ऐसा विचारक था जिसने राजनीति पर यथार्थवादी और व्यवहारवादी दृष्टिकोण से विचार किया है। उसने सदैव ही और अतिवादिता से बचते हुए मध्यम वर्ग का अनुसरण किया और कैटिलिन ने कहा है कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु सामान्य ज्ञान और मध्यम मार्ग का सबसे बड़ा प्रतिपादक है। और व्यवहारवादी विचारक होने के कारण अरस्तु ने मध्यम मार्ग के अनुसरण पर सबसे अधिक जोर दिया है और वह यह मानता है कि विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक जो है असंतुलन है, चाहे वह राजनीतिक असंतुलन हो अथवा सामाजिक या आर्थिक असंतुलन। यह असंतुलन अतियों के कारण पैदा होती है, स्ट्रीम्स के कारण पैदा होती हैं और साम्यवाद, निरंकुशता और आंगिक समानता आदि सभी को वह अति समझता है और इसलिए वह इनके बीच का मार्ग अपनाने का समर्थन करता है। पॉलिटी का सिद्धांत एक मध्यम मार्ग का है जिसके अनुसरण के द्वारा अरस्तु ने राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन को सदैव के लिए दूर करने का प्रयास किया है और इस प्रयत्न को एक वैज्ञानिक उपचार भी कहा जा सकता है और इसकी वजह से भी उसे हम कहते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है कि राज्य के पूर्ण सिद्धांत का क्रमबद्ध निरूपण करना, सिस्टमैटिक अध्ययन ने किया है, जैसे कि हम लोग साइंस में करते हैं। तो अरस्तु वह पहला विचारक था जिसने राज्य का संपूर्ण सैद्धांतिक वर्णन किया है और राज्य के जन्म और उसके विकास से लेकर उसके स्वरूप, संविधान की रचना, सरकार का निर्माण, नागरिकता की व्याख्या, कानून की सर्वोच्चता और क्रांति आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उसने विस्तार से प्रकाश डाला है और ये सभी आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों के चिंतन के विषय हैं और इन विषयों पर इतना क्रमबद्ध विवेचन प्लेटो के दर्शन में भी नहीं मिलता और इसलिए बार्कर ने कहा है कि अरस्तु के विचार प्रायः आधुनिकतम हैं और भले ही अरस्तु का राज्य केवल एक नगर राज्य ही रहा है, अरस्तु ही वह पहला विचारक था जिसने यह प्रतिपादन किया कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है, मैन इज द पॉलिटिकल एनिमल।
और अरस्तु का यह कथन आज भी राजनीति शास्त्र के लिए जो है अमूल्य धरोहर के रूप में है। तो ये चौथा महत्वपूर्ण रीज़न है जिसकी वजह से हम अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक कहते हैं। पांचवा जो कारण है कि संविधान का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है उसने। संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन, उसका वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। और इस संदर्भ में बारकर ने कहा है कि अरस्तु की महान कृति पॉलिटिक्स के अनुवाद में उसने लिखा है कि अगर कोई यह पूछे कि अरस्तु की पॉलिटिक्स ने सामान्य यूरोपीय विचारधारा को उत्तरदायित्व के रूप में क्या दिया है, तो इसका उत्तर एक ही शब्द दिया जा सकता है और वो है संविधान शास्त्र। और वास्तव में संविधान के बारे में जितना विस्तृत अध्ययन अरस्तु ने किया, अरस्तु ने अपनी पॉलिटिक्स में मिलता है, उतना अन्यत्र कहीं नहीं आपको देखने को मिलता है। और उस समय जबकि दुनिया में राजनीतिक विचारधाराओं का उदय हो रहा था, संविधान पर व्यक्त अरस्तु के विचार कल के विचार जैसे ही मालूम होते थे। और अरस्तु को संविधान और संविधानवाद का जनक कहा जाता है। संविधानों का वर्गीकरण उसे प्लेटो से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था, पर उसने इस विषय में अपने लीसियम में विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया और इस प्रकार से प्लेटो के सैद्धांतिक विवेचन पर अपनी अनुसंधानिक पुष्टि कर दी है। और संविधान और राज्यों का वर्गीकरण इसलिए मूल रूप में अरस्तु के नाम के साथ जोड़ दिया जाता है। और संविधानों का वर्गीकरण, संविधानों का अध्ययन आधुनिक राजनीति विज्ञान का प्रमुख विषय है। और समूचा राजनीति शास्त्र अरस्तु के लिए ही जितना भी राजनीति शास्त्र है, समूचा राजनीति शास्त्र, इसके लिए अरस्तु का ऋणी हमेशा रहेगा कि उसने संविधान जो सभी देशों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसके वर्गीकरण और उसका बहुत ही स्पष्टीकरण उसका अध्ययन किया, क्रमबद्ध अध्ययन किया और उसके बारे में उसने बताया कि कौन सी सरकार बेहतर हो सकती है, कौन सी सरकार में क्या हो सकती है, उसका स्वरूप कैसा हो सकता है। इसके बाद जो छठी देन है उसकी, जिसकी वजह से उसको हम लोग एक वैज्ञानिक कहते हैं, वो है नागरिकता की व्याख्या। तो अरस्तु द्वारा जो नागरिकता की परिभाषा दी गई है या उसकी व्याख्या की गई है, वह राजनीति शास्त्र के लिए बहुत ही सहायक और आधुनिक नागरिकता की परिभाषा को निर्धारित करने में मार्गदर्शक सिद्ध हुई है। नागरिकता संबंधी विषय के अध्ययन के लिए आगे चलकर विद्वानों ने अरस्तु के मूल विचारों को ही आधार बनाया। नागरिकता का विचार अरस्तु की एक मौलिक देन है, इसके लिए राजनीति शास्त्र उसका हमेशा ऋणी रह सकता है या ऋणी रहेगा। सातवां जो महत्वपूर्ण कारण है वो है कानून की सर्वोच्चता का प्रतिपादन। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के बारे में एक सम्यक विचार प्रस्तुत किया है। अरस्तु सर्वाधिक बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के विवेक के स्थान पर परंपरागत नियमों और कानूनों की श्रेष्ठता में विश्वास रखता है, जबकि प्लेटो अतिमानव के शासन में विश्वास रखता है। प्लेटो एक ऐसा अतिमानव सुपरमैन की खोज करना चाहता है जो आदर्श राज्य का निर्माण कर सके। अरस्तु एक ऐसे अति विज्ञान का अन्वेषण करना चाहता था जो राज्य को अच्छे से अच्छा बना सके। प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के द्वारा आदर्श राज्य का निर्माण करना चाहता था, परंतु अरस्तु एक ऐसे शास्त्र की रचना करना चाहता था जिसके निर्धारित नियमों के अनुसार उनका अनुसरण कर आदर्श राज्य की सृष्टि सम्यक हो सके। अगर हम संक्षेप में कहें तो अरस्तु का विश्वास कानून के शासन में था, रूल ऑफ लॉ में था, और कानून की सर्वोच्चता, सुप्रीमेंसी ऑफ लॉ तथा संवैधानिक शासन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की वांछनीयता में विश्वास उसकी एक ऐसी ही धारणा है जिसके आधार पर उसे संविधानवाद का पिता कहते हैं, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है। और अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता के जिस सिद्धांत प्रतिपादन किया उसमें वैधानिक संप्रभुता के बीज निहित हैं। और आगे चलकर रॉशियन, बेंथम, हॉब्स, आइंस्टीन, लास्की तथा अरस्तु की व्याख्या के आधार पर ही वैधानिक संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया। और संप्रभुता के बारे में आधुनिक राजनीति शास्त्र कुछ सीमा तक अरस्तु
से ही उससे उस कॉन्सेप्ट को ग्रहण किया है। तो इसलिए भी इनको हम लोग एक वैज्ञानिक, राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं। अगला जो कारण है वो है कि सरकार के अंगों का निर्धारण करना। तो अरस्तु ने सरकार के अंगों को नीति निर्धारण, प्रशासकीय और न्यायिक का निरूपण किया था। और ये शासकीय अंग वर्तमान समय में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के समान ही है, जो उस समय इतने साल पहले उसने कहा था। और अरस्तु ने इन विभिन्न शासकीय अंगों का संगठन, कार्यक्षेत्र और शक्तियों के बारे में विस्तार से विचार किया है। और अरस्तु की खोज आगे चलकर शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत तथा नियंत्रण और संतुलन का जो सिद्धांत है, इसकी रूपरेखा बनी। सेपरेशन ऑफ पावर जो था, उसका रूपरेखा इसने तैयार की थी। तो इसलिए भी जो है सरकार के अंगों को उसने बहुत पहले, जो वर्तमान में आज भी जो उसकी प्रासंगिकता है, आप देख सकते हैं कि यही 3 अंग जो हैं सरकार के आज भी हैं। लास्ट जो उसकी जो कारण है जिसके वजह से उसको हम वैज्ञानिक की संज्ञा देते हैं, वो है कि राजनीति पर भौगोलिक एवं आर्थिक प्रभाव का अध्ययन। अरस्तु ने राजनीति पर पड़ने वाले भौगोलिक और का प्रभाव को बहुत अधिक महत्व दिया है। और उसने उन मूलभूत तत्वों का प्रतिपादन किया है कि संपत्ति का लक्ष्य और वितरण शासन व्यवस्था के रूप में निश्चित करने के लिए निर्णयकारी तत्व होता है। और राज्य की समस्याओं का एक बहुत बड़ा कारण अत्यधिक धनी या निर्धन के बीच चलने वाला संघर्ष है। और व्यक्तियों का व्यवसाय उनकी राजनीतिक योग्यता और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। यद्यपि संपत्ति पर स्वामित्व व्यक्तिगत रहे, लेकिन उसका उपयोग सार्वजनिक हो, तो राज्य की सभी समस्याएं सरलता से हल हो सकती है। राज्य की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करते हुए अरस्तु कहता है कि राज्य सागर तट के पास होना चाहिए, ताकि विदेशों से व्यापारिक संबंध आसानी से बनाए जा सके। और अगर हम संक्षेप में बात करें, तो अरस्तु वह पहला वैज्ञानिक था, राजनीतिक वैज्ञानिक था, जिसने राजनीति को एक पूर्ण विज्ञान का सम्मान प्रदान किया। और वह प्लेटो की भांति कल्पनावादी और आदर्शवादी नहीं था, वरन वह एक पूर्णतः व्यवहारिक एवं यथार्थवादी दार्शनिक था, जिसने राजनीति को नीति शास्त्र से अलग करके एक समय उसको स्थान प्रदान किया है। और अरस्तु की पद्धति जो थी, जैसा कि हमने अध्ययन किया, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक और अवगमनात्मक है। और वह कुछ तथ्यों का अध्ययन करता है तथा उन्हीं तथ्यों से निष्कर्ष निकालता है। वह इतिहास और घटनाओं का विश्लेषण और विवेचन करता है और किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। उसकी ख्याति का मुख्य आधार यह है कि उसने राजनीतिक घटना चक्र के अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति को अपनाया है। और इस तरह से उसने राजनीति शास्त्र को एक स्वतंत्र और संपूर्ण विज्ञान के रूप में दर्जा प्रदान किया है। और इस तरह से उसने, जैसा कि मैंने कहा, कि राजनीति शास्त्र को एक अलग विषय के रूप में, नीति शास्त्र से अलग करके एक अलग विषय और विज्ञान के रूप में उसको जो है डेवलप किया है। और अरस्तु ने राजनीति शास्त्र की इस पराधीनता से उसकी मुक्ति की और सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस के रूप में उसे प्रतिस्थापित किया। इसलिए हम अरस्तु को जो है प्रथम वैज्ञानिक या प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो क्वेश्चंस चूँकि एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो मैंने आपको साथ डिस्कस किया और हमने देखा अरस्तु जो है क्यों उसको हम वैज्ञानिक कहते हैं। उसकी जो पद्धतियाँ थी, जो उसकी शैली थी, उसमें वैज्ञानिकता दिख रही। चूँकि वह एक डॉक्टर के परिवार से था, तो हर चीज़ों को यूं ही वो नहीं मान लेता था। तर्क, अनुभव, विचार, तथ्यों पर का विश्लेषण करके वह निष्कर्ष निकलता था। किसी चीज़ का तुलनात्मक अध्ययन में विश्वास करता था। ऐतिहासिक पद्धति को उसने अपनाया था और इस तरह से उसने अगमनात्मक विधि को अपनाते हुए अपने पूरे रिसर्च को, चाहे उसकी जितनी भी लेखन शैली थी, जितने भी चीज़ थे जिसको उन्होंने सिद्धांत बनाए, उनमें इन सभी को की। और जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़, जैसे संविधानों का अच्छे से वर्गीकरण, सरकार के अंगों के बारे में, रूल ऑफ लॉ के बारे में, सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में,
उसके बाद क्रमबद्ध सिस्टमेटिक वे में राज्य का कैसे अध्ययन हुआ, वो नागरिकता जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज भी है। तो इन सब कारणों से जो है हम लोग अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहते हैं। और बहुत सारे विद्वानों ने, जैसे कि मैंने बताया, मैक्सी हैं, जेनिंग हैं, इन लोगों ने जो है इनको इसका संज्ञा दी है। आई होप आपको समझ में आया हो, आपका सभी पॉइंट्स क्लियर हो। इसके बाद भी अगर कहीं कोई आपको समस्या हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्न लिखें और हम लोग उसका उत्तर ज़रूर देंगे, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। और आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और हम नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।